चलिए, तो होपफुली आपने लास्ट क्लास का होमवर्क कर लिया होगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि असल में आपका जो ग्लास है वो आप उसको किस में डालोगे। मतलब 3 स्टेट ऑफ मैटर आपको मैंने दी थी। एक दी थी आपको सॉलिड, एक दी थी आपको लिक्विड एंड गैस, ये हमने करा था। तो इन तीनों में से आप किस में डालोगे। तो ज़्यादातर का जो ऑप्शन रहा होगा वो आपका सॉलिड रहा होगा, ठीक है, और लगता भी सॉलिड है। बट ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ग्लास को देखेंगे तो ग्लास लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब आप बोलेंगे लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले हमें ये जानना चाहिए लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या होती है। टू फ्लो, मतलब उस पर फ्लूइडिटी हो बेसिकली, कि अगर उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी है तो हम बोलेंगे वो लिक्विड की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब देखिए, तो ग्लास की अगर मैं बात करूं तो आप बोलेंगे कि ग्लास फ्लो करता है क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं। तो असल में आप अगर बस में जाते होंगे, मतलब लेट्स से स्कूल की अगर आप बस वगैरह में जाते होंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि कुछ अगर पुरानी बस है वो, मतलब काफ़ी पुरानी है, तो उसके जो ग्लासेस होते हैं यहाँ पे लगे हुए, तो वो क्या होंगे, वो यहाँ से आपके पतले होंगे कंपैरेटिवली और यहाँ से आपके मोटे होंगे कंपैरेटिवली, यहाँ से थिकर हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आपके ग्लास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लो करते हैं नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये शो करने का कि असल में ग्लास के जो पार्टिकल होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर मतलब आपने देखे होंगे कि कुछ तभी आपने देखा होगा कि आपके जो ग्लासेस होते हैं ऊपर के वो टक 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 करने लग जाते हैं जब भी आपकी बस ब्रेक ब्रेक लगता है, या नॉर्मली अगर चल भी रही है स्पीड ब्रेकर से जा रही है तो ग्लासेस टक 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 करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली जैसे उनकी फिट होनी थी, जैसे यहाँ पे विंडो है वो, तो एक्चुअली वो तो करेक्ट फिट हुए थे और यहाँ से भी वो करेक्ट फिट हुए थे, यहाँ से, ठीक है। बट ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू हीट क्या हुआ, वो अपने आप ही फ्लो करते चले गए, ठीक है, नीचे नीचे फ्लो करते चले गए, जिसकी वजह से उनके ऊपर यहाँ से ये आपका बॉटम से वो थिक होते चले गए और ऊपर से थिन होते चले गए। तो ये शो करता है कि असल में आपके ग्लास के पार्टिकल मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ये पता चल गई कि असल में सिर्फ सॉलिड की प्रॉपर्टी ग्लास नहीं शो करता, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी शो करता है क्योंकि वो फ्लो कर रहा है। तो इसीलिए इन तीनों में से किसी भी उसमें नहीं आता, इसकी अलग ही स्टेट है जिसको हम बोलते हैं एमॉर्फस, एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड में बोलते हैं क्यों? क्योंकि अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर जैसे अगर हम सॉलिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसा होता है, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। वैसे ही लिक्विड का देखें तो लिक्विड का भी आपको पता है उनके पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर होते हैं। ऐसे ही गैस का देखें तो गैस का ऐसे होता है, बट इन तीनों में से वो किसी का भी स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा था। एमॉर्फस सॉलिड्स आप पढ़ेंगे जब हायर क्लासेस में जाएंगे, उस टाइप का होता है। तो इसलिए अगर आपको कोई बोले कि ग्लास के क्या है तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ग्लास आपका ना ही सॉलिड है, ना ही लिक्विड और ना ही गैस, ठीक है। क्योंकि वो सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए हम उसे एमॉर्फस सॉलिड की कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। अब जो आपका आज का टॉपिक है, वो आज का टॉपिक करने से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि आपकी एक डेफिनेशन होती है जिसे हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन, कि ब्राउनियन मोशन एक्चुअली होता क्या है। ब्राउनियन मोशन कुछ नहीं है, जैसा नाम इसका डेंजरस लग रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट हेल्ड हुआ था, उसमें क्या हुआ, उसमें ये देखा गया कि असल में आपके लेट से वाटर है, ठीक है, ये मैंने एक बीकर लिया है और उसमें मैंने वाटर भर दिया और मैंने पॉलन ग्रेन्स ऊपर रख दिए, ये मेरे पॉलन ग्रेन्स है, या मैंने इससे कर देता हूँ, ये मेरे पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि एक्चुअल में जो मेरे पॉलन ग्रेन्स है वो आपके जिगजैग मोशन में मूव करने लगे, मतलब कुछ यहाँ गए, 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 कुछ यहाँ गए। तो ऐसा जिगजैग मोशन इन्होंने शो क्यों करा, जबकि आपका जो वाटर था, वाटर आपका स्टेबल था, तो ऐसा जिगजैग मोशन ये शो क्यों कर रहे हैं?
तो जिगजैग मोशन इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि असल में जो इनके पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो तो रैंडम मोशन में रहते हैं, तो वो रैंडम मोशन में मूव कर रहा है, अब वो इनसे कोलाइड हो रहा है। जैसे ही इसके पार्टिकल, जो वाटर के पार्टिकल है, वो रैंडम मोशन में इधर उधर मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो उनसे कोलाइड हो रहा है, जिसकी वजह से वो इधर उधर मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल था बेसिकली ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन की अगर बाई चांस आपको डेफिनेशन आ जाती है तो आपको क्या लिखना है, तो नॉर्मल द जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन या मूवमेंट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस। ठीक है, ऐसा लिक्विड और गैस के साथ ही हो सकता है क्योंकि जनरली उसके ही पार्टिकल्स आपके मोशन करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल इतने मूव नहीं करते, सिर्फ अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करते रहे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्राउनियन मोशन। अब ब्राउनियन मोशन के बारे में आपने जान लिया कि असल में जैसे अब एग्जाम्पल आता है, तो एग्जाम्पल आप नॉर्मली ये लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ pollen grains on the surface of water। ठीक है, वाटर की सरफेस में जब मैंने पॉलन ग्रेन्स छिड़के तो क्या पता चला मुझे कि असल में वो खुद ही वाइब्रेट करते जा रहे हैं, खुद ही यहाँ से वहाँ रैंडम मोशन में घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मेरा वाटर स्टेबल है? तो इसीलिए क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स आपके रैंडम मोशन में रहते हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो आपस में रैंडम मोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से, और ये बीच में कोलाइड हो रहे हैं, मतलब बीच में अटक अटक के आ रहे हैं। तो जी बीच में जब ये अटक रहे हैं तो ये भी अपना मोशन इधर उधर दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है ब्राउनियन मोशन। जो ये पॉलन ग्रेन्स का जो मोशन हुआ ना, इस मोशन को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, तो ये हो गया ब्राउनियन मोशन की बात। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी कि अगर मैं वापस एक बार लिख रहा हूँ कि अगर मुझे सॉलिड से लिक्विड जाना है, ठीक है, और लिक्विड से मुझे गैस जाना है टेम्परेचर के बेसिस में, सिर्फ टेम्परेचर के बेसिस में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे सिंपल इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो मेरा सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस हो जाएगा। वहीं जब मैं गैस टू सॉलिड जाना चाहूँ, मतलब उल्टा जाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा, डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, ये मैंने वाटर का एग्जांपल लेके आपको समझाया था। और उसी तरीके से प्रेशर के साथ होता है। तो प्रेशर के साथ क्या होता है, अगर मैं प्रेशर की बात करूँ तो यहाँ पे इंक्रीजिंग टेम्परेचर है, तो यहाँ पे डिक्रीजिंग प्रेशर। ठीक है, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूँगा तो मेरा क्या होगा, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। वहीं जब मैं प्रेशर को इंक्रीज करूँगा, इंक्रीजिंग प्रेशर, तो मेरा क्या होगा, मेरा गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, ये चीज़ आपको होपफुली उस समय समझ आ गई होगी, नहीं आई तो अब यहाँ तो आ ही गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे बाई चेंजिंग टेम्परेचर के क्या क्या आपके, जैसे मैं अब जैसे सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है तो इसका पर्टिकुलर नाम है जिसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, फिर अगर हम लिक्विड टू गैस जा रहे हैं तो उसको पर्टिकुलर नाम से बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग। तो उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं बाई चेंजिंग टेम्परेचर, कि जब हम चेंज कर रहे हैं टेम्परेचर, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है, सबसे पहली जो टर्म आती है वो है आपकी मेल्टिंग पॉइंट, कि मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होता है। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है मेल्टिंग। पहले तो मेल्टिंग कौन सी प्रोसेस है, मेल्टिंग वो प्रोसेस है जब आपका सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। प्रोसेस के नाम पहले हम लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, इससे पहले प्रोसेसेस के नाम लिख लेते हैं, कि अगर मैं बोल रहा हूँ सॉलिड, ठीक है, उससे मैंने चेंज करा लिक्विड, ठीक है, उससे मैंने चेंज करा गैस। ठीक है, तो इनके क्या क्या नाम होते हैं, तो सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड आपका नॉर्मल मेल्टिंग। ठीक है, और लिक्विड टू गैस आपका हो सकता है बॉइलिंग, बॉइलिंग आप बोल सकते हैं, नहीं तो वेपराइजेशन। ठीक है, ये आपका हो गया। वहीं जब मैं बात करूं गैस टू लिक्विड, अगर मैं बात कर रहा हूं गैस टू लिक्विड तो मैं क्या बोलूँगा, एंड देन लिक्विड टू सॉलिड तो मैं क्या बोलूँगा। ठीक है,
तो सबसे पहले गैस टू लिक्विड की बात कर लेते हैं। तो गैस से मतलब अगर मेरा गैस ऑलरेडी वाटर वेपर्स है, वाटर वेपर्स को मैं चेंज कर रहा हूँ लिक्विड में, तो कैसे चेंज करूँगा? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ कंडेंसेशन। ठीक है। फिर लिक्विड टू सॉलिड मुझे करना है, तो उस प्रोसेस को तो आपको बहुत ढंग से पता होगा कि लिक्विड को अगर मुझे आइस में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा? फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग आपका वो प्रोसेस हो गया। तो ये आपको होपफुली समझ आया। अब देखिए, अब एक और प्रोसेस होता है कि अगर मैं लेट से, क्या मैं सॉलिड टू गैस डायरेक्टली चेंज हो सकता हूँ? कि लेट से मैंने बोला मैं सॉलिड टू गैस डायरेक्टली चेंज हो रहा हूँ। ठीक है, या गैस टू सॉलिड में चेंज हो सकता हूँ, ये मेरा एक हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सॉलिड टू गैस, अगर सॉलिड टू गैस अगर मैं चेंज हो रहा हूँ, तो उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ? उस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन। अब गैस टू सॉलिड वैसे तो जनरली हम सब्लिमेशन बोल सकते हैं। ठीक है, कि ये भी एक तरीके से सब्लिमेशन है, बट अगर थोड़ा डिटेलिंग में जाए तो डिकेंटेशन बोलते हैं, डिकेंटेशन। ठीक है, तो ये आपका वो प्रोसेस होगा कि जब आप गैस टू सॉलिड जा रहे हैं। वैसे सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, आजकल लोग सब्लिमेशन ही बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वैसे देखना है तो डिकेंटेशन भी बोलते हैं हम इसे, जनरली पहले डिकेंटेशन बोला जाता था। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि किस तरीके से अगर मैं चेंज कर रहा हूँ तो उसके क्या क्या नाम है। अब बात करते हैं उस चीज़ के बारे में जो है आपका मेल्टिंग पॉइंट, जो हम डिस्कस कर रहे थे। मेल्टिंग पॉइंट कि क्या इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो मेल्टिंग से आप क्या समझते हैं? मेल्टिंग से यही समझते हैं कि लेट से कोई भी सॉलिड है आपका, अगर आयरन भी है, उसको अगर मैं लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ तो उस प्रोसेस को मैं बोलूँगा मेल्टिंग। ठीक है, तो उसका एक कुछ ना कुछ वो रहता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि असल में मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो द टेम्परेचर एट विच solid melts to form liquid at atmospheric pressure is called melting point। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि नॉर्मल आपका टेम्परेचर, तो एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। ठीक है, जिसमें आपका सॉलिड, इन कीवर्ड्स पे आप ध्यान दीजिएगा, जब आपका सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड स्टेट में जब चेंज हो रहा है, कब? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर जो है आपका, एटमॉस्फेयर आपका क्या है? नॉर्मल, जहाँ पे आपकी O2 वो2 ये जो सारा जहाँ पे नॉर्मली आप रह रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर चेंज हो जाता है, वो जो टेम्परेचर मेरा नोट करा जाएगा, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट, तो लेट से मेल्टिंग पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ? अगर आइस का मैं मेल्टिंग पॉइंट बोलूँ, लेट से आइस, आइस आपकी कूल कब होती है? एट -डिग्री सेल्सियस, जब भी माइनस कुछ भी हो। ठीक है, इतने में वो फ्रीज हो जाती है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ मेल्ट, अगर ये मेल्ट्स, तो एट टेम्परेचर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट देखा गया है, वो मेल्टिंग पॉइंट क्या है आपका? वाटर, मतलब वाटर में चेंज होगा। तो वाटर कब चेंज होगा? एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, मतलब दैट ये वो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट पे, ये इसका क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट। ये वो टेम्परेचर है, और इसी प्रेशर, मतलब नॉर्मल अगर आप बाहर कर देंगे 0 डिग्री सेल्सियस, अगर वो पहुंच रहा है तो नॉर्मल मेल्ट हो जाएगा, आइस मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हर एक का अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, कई माइनस में भी मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, कई, खैर कईयों को बहुत ज़्यादा, जैसे आयरन है तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो उस तरीके से जब आपके नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो चीज़ मेल्ट हो रही है, तो ये उसका मिनिमम टेम्परेचर है कि अगर इस टेम्परेचर में आ गई आइस तो आपकी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट,
अब ये लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट आपका नॉर्मल आपका हिडन हीट है। हिडन हीट, हिडन हीट कैसे है? इस तरीके से है, जैसे लेट से अगर मैंने बोला आइस, ठीक है, और आइस को मैं चेंज हो गए, मतलब मैंने बाहर रखी आइस को और वो चेंज हो गई वाटर में, ठीक है। तो जब मैंने, अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे समझाता हूँ कि लेट से मैंने यहाँ पे आइस क्यूब्स लिए हैं, ठीक है, और उस आइस क्यूब्स में मैंने रख दिया थर्मामीटर जो कि आपकी टेम्परेचर को नोट करेगा, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि जब मेरी आइस वाटर में चेंज हो रही थी, ठीक है, जब मेरी आइस वाटर में चेंज हो रही थी तो मेरा टेम्परेचर सेम था, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि असल में जब मेरी आइस, लेट से मेरी आइस जब मैंने बाहर रखा तो टेम्परेचर आपका था, जो ये टेम्परेचर शो कर रहा था, ये शो कर रहा था लेट से x डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आइस जब थी तब भी x डिग्री सेल्सियस, और जब वाटर बन गया, ठीक है, जब वाटर बन गया तो भी मेरा टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस था। मतलब सारी आइस जब मेल्ट हो गई तो भी मेरा टेम्परेचर कितना शो कर रहा था? x डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली आपको हीट सप्लाई हुई, आइस को कुछ ना कुछ हीट सप्लाई हुई, तभी तो वो वाटर में चेंज हुई। तो वो हीट आपकी कहाँ है? मतलब वो टेम्परेचर पे आई क्यों नहीं हीट, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट होता है। मतलब ये जो हीट जो आपको दिख नहीं रही है असल में, बट हीट प्रेजेंट है, क्योंकि बिना हीट के आपकी आइस चेंज नहीं हो सकती वाटर में। तो वो जो आपकी हीट है, वो जो आपकी हिडन हीट है, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, ठीक है। तो होपफुली इस एक्सपेरिमेंट से समझ आया होगा। आप खुद भी कर सकते हैं अगर करना चाहे इस एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। तो ये होता है आपका लेटेंट हीट। ऐसी ही सिमिलर केस ऑफ लिक्विड के साथ होता है कि जब आपका लिक्विड चेंज हो रहा है वॉट, अब देखिए इसमें ये चीज़ नोट करने वाली है कि जब आपका लिक्विड वाटर, जैसे वाटर पूरी की पूरी आइस आपकी मेल्ट हो गई तो वाटर में चेंज हो गई, बट वाटर को ज़्यादा देर तक आप रखेंगे उसी टेम्परेचर पे तो टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। एकदम इंक्रीज करना स्टार्ट नहीं हुआ, जबकि आपकी सारी की सारी आइस मेल्ट हो गई थी, बट उसने एकदम इंक्रीज करना स्टार्ट नहीं करा, ठीक है। उसने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके अपना टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करा जब वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ को आप नोट करिएगा। तो लेटेंट हीट आपकी एक तरीके से क्या है? हिडन हीट, ठीक है। तो अब जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो हम बात करेंगे आपकी सॉलिड टू, मतलब सॉलिड टू जब लिक्विड की बात कर रहे हैं तो आपकी आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कभी कभी सीधा डेफिनेशन पूछ लेता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले सकते हैं कि आइस को जब आप मेल्ट करेंगे वाटर में, मतलब जब मेल्ट होगी वो वाटर में, तो क्या होगा? आपका जो आइस होगी, टेम्परेचर जो इनके बीच में होगा वो टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से हिडन हीट है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो द amount of heat required to change 1 kg of solid to its liquid state, ठीक है। लिक्विड स्टेट में आपका जो चेंज, जो मुझे हीट चाहिए, जो हीट मुझे रिक्वायर है ताकि कि मैं 1 kg सॉलिड को चेंज कर सकूं लिक्विड स्टेट में विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये मेरी बेसिक डेफिनेशन हो जाएगी फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं, जो नेक्स्ट आपका है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट भी आप समझ ही गए होंगे नाम से, जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका लिक्विड टू गैस आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी बॉइलिंग पॉइंट है। तो नॉर्मल लिख लेते हैं कि द टेम्परेचर at which liquid boils to form vapors at atmospheric प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आपका मतलब वही चीज़ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका रहेगा और लिक्विड आपका बॉयल होगा किस में? वेपर्स में।
तो हम बोलते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे भी आपकी एक लेटेंट हीट आती है, जैसे ये तो आपकी एक लेटेंट हीट थी। अब दूसरी जो लेटेंट हीट है आपकी वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? नॉर्मल उसी तरीके से कि जब मैं वाटर को चेंज कर रहा हूँ उसके वाटर वेपर्स, तो मैं एक चीज़ नोटिस करूँगा कि जब वो चेंज हो रहे हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस टेम्परेचर मेरा सेम रहेगा। ठीक है, वो जो हिडन हीट है मेरी वहाँ पे वो आपकी होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg of liquid to its gaseous state without changing the temperature। ठीक है, टेम्परेचर आपका चेंज नहीं हुआ, नॉर्मल आपका उसमें चेंज हो गई, तो वो जो आपकी हिडन हीट है वो है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, होपफुली लेटेंट हीट ऑफ आपको फ्यूजन एंड वेपराइजेशन समझ आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे उससे कि आपके और कौन कौन से सब्लिमेशन क्या होता है, आपका इवापोरेशन क्या होता है। ठीक है, इन सब टॉपिक से डील करेंगे। तो आज हम यहाँ पे थ्योरी का ख़त्म करते हैं, प्लस आपका जो कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप आ जाइए पेज नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 6। तो क्वेश्चन कहता है कि आपको सिंपल डेंसिटी जो है डेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है कि ये होता है आपका मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, और नॉर्मल टर्म्स में अगर आप डेंसिटी को देखेंगे तो आपको पता ही है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डेंस है। बेसिकली नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये चीज़ बताती है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा डेंस है। कि लेट से अगर मैंने ऑयल ले लिया और वहीं मैंने जब वाटर लिया है, तो इन दोनों में से आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा डेंस है, ऑयल ज़्यादा डेंस है। ठीक है, वहीं मैंने आयरन लिया है, ठीक है, और मैंने बोला है कि आयरन लिया है और मैंने वाटर लिया है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा डेंस है, आयरन ज़्यादा डेंस है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि डेंसिटी के बेसिस पे आप मुझे बताइए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनको आप बताइए कि असल में इनमें से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि सबसे कम किस पे रहेगा। ठीक है, उसके बाद किस पे आएगा, मतलब इंक्रीज सबसे कम डेंसिटी किसकी है, उसके बाद डेंसिटी किसकी है, एंड उसके बाद डेंसिटी किसकी है। अगर आपको मैं बोलूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे इसको, अगर आपको करना है डेंसिटी के बेसिस पे तो कैसे करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, गैस की। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी किसकी होगी कम, उसके बाद लिक्विड की। ठीक है, उसके बाद डेंसिटी किसकी होगी, सॉलिड की। ठीक है, अब इस फॉर्मेट को आप ज़रा नोट करिएगा कि मैं ये एरोज़ इस तरीके से मैं ग्रेटर देन और लेस देन का साइन बना रहा हूँ। अगर मुझे असेंडिंग, जैसे ही मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, तो आपको भी अगर पेपर में आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पे कोई भी चीज़, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे करिए, आप शेप के बेसिस पे करिए, ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी के बेसिस पे करिए, रिजिडिटी के बेसिस पे करिए, अगर ऐसा कुछ आता है तो बोलता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो आप इस तरीके से करेंगे कि सबसे कम किसका है, फिर ये फिर ये फिर ये। और अगर वो बोल दे डिसेंडिंग ऑर्डर, ये तो हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, या फिर आप बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं वही चीज़ बोलूँ डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा किसका है, तो सबसे ज़्यादा है सॉलिड का। तो आपका ऐसा बनेगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड का, फिर आपका लिक्विड का, फिर आपका गैस का। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर का फंडा। यही फॉर्मेट में आपको लिखना है, क्योंकि इसी फॉर्मेट के मेनली मैम मार्क्स देती है कि अगर आपने इस फॉर्मेट में लिखा है, आप ऐसे कॉमा कॉमा करके नहीं लिख सकते। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली कि डेंसिटी सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इनके बेसिस पे। तो आपको बोला गया है, कुछ आपको सब्सटेंसेस दिए गए हैं जैसे एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज,
ये सब आपको दे रखी है। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल डेंसिटी की आपको जो लगता है अरेंजिंग इन द इंक्रीजिंग डेंसिटी, मतलब सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, उसके बाद डेंसिटी किसकी होगी एंड उसके बाद डेंसिटी किसकी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपको लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको जो जो चीज़ें दे रखी है वो आपके बुक में मेंशन है ही। तो पहले तो 2 मिनट का आप नॉर्मल 2 सेकंड का ब्रेक लीजिए, ठीक है, और ख़ुद करने की कोशिश करिए क्योंकि ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप होपफुली खुद कर ही सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, अगर आपने कर लिया तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो देखिए सबसे कम डेंसिटी होगी आपकी एयर की, ठीक है। एयर के बाद आपकी जो डेंसिटी होगी उसके बाद होगी आपकी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। ये आ गया आपका एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसकी डेंसिटी बढ़ा देंगे एज़ कम्पेयर टू एयर। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज आ गया। फिर हम बात करेंगे आपकी कॉटन, उसके बाद होगी आपकी कॉटन की, ठीक है। कॉटन के बाद जो डेंसिटी होगी वो होगी आपकी वाटर की। वाटर के बाद आपका जो ज़्यादा डेंस है वो है आपका हनी, ठीक है। हनी के बाद जो ज़्यादा डेंस है वो है आपका चॉक, ठीक है। चॉक के बाद आयरन। बस ये आपकी हो गई इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने अरेंज कर दिया डेंसिटी को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ए पार्ट बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट तो बहुत आसान है, ये शायद ये करा भी चुका हूँ मैं टैबुलेट फॉर्म में डिफरेंस, ठीक है। तो ये आप वहाँ से एक बार वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है। और बी जो पार्ट है, बी पार्ट में वो बोल रहा है कि आपको पहले तो इनकी डेफिनेशन लिखनी है, रिजिडिटी वगैरह ये सब, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ कि आप इनको सॉलिड लिक्विड गैस के बेसिस पे भी वो करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाएंगे, ठीक है। सॉलिड लिक्विड एंड गैस, जैसे रिजिडिटी है तो आप लगाएंगे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिजिडिटी इन दीज, ठीक है। कि इसमें जैसे रिजिडिटी सबसे ज़्यादा रिजिड कौन होगा, सॉलिड। सबसे कम से स्टार्ट करेंगे जब मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, तो सबसे कम रिजिड गैस, उसके बाद लिक्विड एंड उसके बाद सॉलिड। तो इस तरीके से आप लगाएंगे, ठीक है, और मैं इसे चेक करवाएंगे। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये खुद करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि बाकी आपको डेफिनेशन वगैरह करनी है कि रिजिडिटी क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, ठीक है, ये सब डेफिनेशंस है। ये आप क्या, ये बात हो गई आपके क्वेश्चन 2 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 आपका गिव रीज़न है जो कि आप खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। नहीं आता तो मैं बताऊंगा, क्योंकि गिव रीज़न जनरली आपको खुद से आने चाहिए कि किस तरीके से क्या रीज़न आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक तरीके से होमवर्क है और ये भी आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी। कहता है कि लिक्विड, पहले तो हम लिख लेते हैं कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैस की। उसके बाद किसकी होती है, लिक्विड की। फिर उसके बाद किसकी होती है, सॉलिड की, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लिक्विड हैज़ लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। हाँ तो सही बात है कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, ठीक है। तो जब डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट यू मस्ट नोटिस एंड ऑब्जर्व दैट द आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, फाइंड आउट वाई। तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई जब भी आप कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते होंगे तो जब आप आइस डालते हैं उस पर, जैसे अगर ये ग्लास है इसमें आपने कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है, उसमें जब आइस डाली तो आइस आपके ऊपर सरफेस में फ्लोट करती है। जबकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर सॉलिड है तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है, आइस यहाँ पे क्या है, सॉलिड। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो कंपैरेटिवली सिंक कर जाती है, फ्लोट नहीं करती। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ आयरन नेल, तो आयरन नेल जो है आपका, तो उसकी डेंसिटी वो क्या है, सबसे पहले सॉलिड, उसकी डेंसिटी हाइयर है, ठीक है। तो वो लिक्विड में जब मैं उसे डालूंगा तो यहाँ पे आपका सिंक कर जाएगा, ऐसे फ्लोट नहीं करेगा आयरन नेल। तो ये चीज़ देखने वाली है कि असल में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो चीज़ वहाँ पे, जैसे अगर लिक्विड सॉलिड अगर कोई भी चीज़ है और अगर मैं उसको डाल रहा हूँ लिक्विड में तो डेंसिटी सॉलिड की ज़्यादा है, तो इसलिए वो चीज़ वहाँ पर सिंक हो जानी चाहिए, फ्लोट नहीं होनी चाहिए। तो आइस के केस में, जबकि आइस हमें पता है सॉलिड है एंड लिक्विड मेरा कोल्ड ड्रिंक हो, वाटर हो, कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ पे जब मैंने डाला है तो वो एक तरीके से लिक्विड एक्ट कर रहा है, तो उसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये सिंक क्यों नहीं करता, ये फ्लोट क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है
सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आइस का स्ट्रक्चर होता है, आइस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि उसमें छोटे 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 होल्स होते हैं, जिन होल्स में आपकी क्या घुस जाती है, एयर घुस जाती है। ठीक है, अब जब एयर घुस गई तो एयर क्या करती है, पूरी आइस में, पूरी आइस का जो रिलेटिव डेंसिटी है, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इसको कम कर देती है। रिलेटिव डेंसिटी आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो इसकी डेंसिटी होती है ओवरऑल, जो आइस की एक्चुअल सॉलिड की तरह डेंसिटी होनी थी, वो डेंसिटी कंपैरेटिवली कम हो गई एज कंपेयर टू लिक्विड। मतलब अब उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है, तो लिक्विड से कम है तो वो अपने आप फ्लोट करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करने वाली थी कि असल में आपकी जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होल्स होते हैं और होल्स में एयर चली जाती है, तो एयर कंपैरेटिवली उसे हल्का बना देती है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये आप खुद अपने वर्ड्स में लिखेंगे और मेरे से चेक करेंगे। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क तो मैं बता ही चुका हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, प्लस आप क्या करेंगे, रिवाइज। तो अगर डाउट होता है तो मेरे से पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।